नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारी आपदा आई और कहीं न कहीं बात उठी कि अवैध खनन जो नदियों में और सहायक छोटी ट्रिब्यूटरी में हुआ है, उससे कहीं न कहीं बाढ़ का सामना हिमाचल प्रदेश को, कुल्लू मंडी जिला को करना पड़ा है। उसके बाद सरकार एक निर्णय लेती है, इस ब्यास नदी और उसकी सहायक नदी नालों पे जो लगभग 128 क्रैशर थे, सारे बंद कर दिए जाते हैं। क्रैशर बंद होने के बाद एकदम से निर्माण सामग्री, रेत, बजरी, पत्थर की एकदम से किल्लत हो जाती है, जबकि पूरे प्रदेश में 4 लेन के काम भी चले हुए हैं, सड़कों के काम भी चले हुए हैं, मनरेगा के काम पंचायतों में चलते हैं और डेवलपमेंट वर्क चलते हैं। वहीं 4 लेन प्रभावित लोगों ने घर बनाने हैं, वहीं आपदा प्रभावित लोगों ने रिपेयर भी करानी है, रेत, बजरी उनको चाहिए। लेकिन वो इतनी महँगी हो गई है कि दुगनी कीमतें वसूली जा रही हैं। वहीं इसी आड़ में अवैध खनन क्रशर से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और दूसरे लोग भी जहाँ पे भंडारण किया हुआ रेत बजरी का उसको दुगने दामों पे बेच रहे हैं। तो राज्य की जनता बेहाल है। आज हम इसी मसले पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं बंजार से सुरेंद्र शौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आज अमित पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राजेश चांदना जी वरिष्ठ नेता हैं उनके, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो शौरी जी, आपकी पार्टी ने मुद्दा विधानसभा में भी उठाया, मैंने सुना था उस समय भी। और जो क्रैशर बंद होने से लोगों को जो दिक्कत आ गई है, वो बहुत मतलब परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं के अधर में लटके थे निर्माण, उनको पूरे करने ज़रूरी थे और कहीं न कहीं सरकारी कार्य भी इसमें ठप हो गए हैं। मनरेगा में तो काम ही नहीं चल रहे इन दोनों पंचायतों में। जी, शौरी जी। जी, जी। जी। आपने बहुत ही सार्थक चर्चा जो आज बहुत गंभीर मुझे लग रही है, आपने वो लाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार इस मसले पर गंभीर क्यों नहीं हो रही है। 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने से सारे क्रैशर बंद पड़े हुए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में क्रैशर खुले हैं, लेकिन जो हमारा कुल्लू, मंडी, कांगड़ा जो ब्यास नदी है उसके उसके साथ लगने वाले सारे क्रैशर बंद किए हैं। हमने विधानसभा में ये बात कही थी। आज जनता पूरी तरह से बेहाल है और बहुत परेशान है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो 128 क्रैशर है, उसमें सभी क्रैशर की जो माइनिंग है वो ब्यास नदी से नहीं होती है। बहुत जी। सारे की अपनी साइट हैं और मुझे लगता है कि भाई सरकार को अगर लगता है कि ब्यास नदी में अवैध खनन के कारण नुकसान हो रहा था, जिन-जिन क्रैशरों के अंदर उसे जो रेत, बजरी रेत जो अवैध खनन करते हैं या कुछ तरह की जो होती है, तो वहाँ उन क्रैशरों पर सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि आज जनता पूरी तरह से परेशान है। पिछले 2 महीने से सारे काम ठप पड़े हुए हैं। जैसा आपने कहा कि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद लोगों ने अपने घरों के बाहर डंगे देने हैं, लेकिन वो डंगे देने के लिए उनके पास रेत बजरी नहीं है। 2-2 महीने हो गए लेंटर में स्लैब डाले हुए, शटरिंग किए हुए, लेकिन उनको बजरी नहीं मिल पा रही है। लोग पूरी तरह से परेशान हैं। आप जानते हैं कि हमारा पूरा इलाका सर्दियों के अंदर कोई काम नहीं हो पाता है यहाँ ऊँचाई वाले स्थानों पे जी। बर्फ के कारण। लेकिन जहाँ जल्दी काम होना था, वो काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी जिन-जिन क्रैशरों के जो लीगल तौर पर चल रहे हैं, जिनके पास अपनी डंपिंग है, तो उनको खोलना चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा जनरेट करना है। हम देख रहे हैं कि मैंने अभी पता किया था कई जगह पर एक क्रैशर बंद होने के कारण वहाँ पर 5-6 लाख बिजली का बिल उनका आता है, वो बंद पड़ा हुआ। उसमें रेवेन्यू सरकार को कुछ नहीं आ रहा है। उसके साथ जो हमारे मार्केट के अंदर सीमेंट नहीं बिक पा रहा है और लोग बेरोजगार हो गए हैं। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और लोगों के सारे काम बंद पड़े हुए हैं। पंचायतों के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई सारे मनरेगा के काम इस चक्कर में बंद पड़े हुए हैं। सरकार सड़कों में डंगे लगने हैं। ठेकेदार को तमाम अवार्ड हो चुके हैं, लेकिन उनको रेत और बजरी नहीं मिल पा रही है। बहुत परेशानी है और जहाँ-जहाँ भी कुछ इस तरह का डंपिंग की हुई थी या कहीं बजरी थी, वो बहुत महँगे दामों पे लोगों को लेनी पड़ी, मजबूरन लेनी पड़ी। इसलिए आपने बहुत सार्थक चर्चा लाई है और मुझे लगता है कि इस चर्चा के अंदर सरकार को गंभीर होना चाहिए और जल्दी इसका समाधान निकालना चाहिए। 2 महीने का समय बहुत बड़ा होता है। 2 महीने से सारे काम हमारे ठप पड़े हुए हैं। जबकि अगर सरकार को लगता है कि इल्लीगल माइनिंग कई जगह जहाँ पर जिनका ब्यास नदी से कोई लेना-देना नहीं है, वो क्रैशर भी बंद कर दिए हैं। जबकि उनके पास अपनी माइनिंग साइट है, अप्रूवल है
और उसके साथ हमारा आनी का क्षेत्र है, करसोग का क्षेत्र है, पूरे हिमाचल प्रदेश है, वो सारा खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ ब्यास नदी पर ही इसको बंद किया गया है। इसलिए मुझे कहना है कि इसको जल्दी से बहाल करना चाहिए और लोगों का सुचारू रूप से काम होने चाहिए। जनता बहुत परेशान है, सारे लोग गांव के अंदर मनरेगा के लोग बेरोजगार हो गए हैं, मस्टोर नहीं निकल पा रहे हैं और पूरी जनता बहुत दुखी है। जी जी शौरी जी, लेकिन सरकार ने एक ब्लैंकेट निर्णय लिया, उसमें ये नहीं देखा गया कि जो सहायक नदी पे भी कोई लगा है, उसकी अपनी माइनिंग लीज है, वो उससे कोई नुकसान नहीं था, ना हुआ है। सरकार का कहना है कि हमने पंजाब को जो माल जाता था वो बंद कर दिया, लेकिन इसको कोई उपलब्धि तो कहा नहीं जा सकता। कारण ये है कि पंजाब से माल आना शुरू हो गया है। कांगड़ा जी जी। जिला के जो बॉर्डर लगता है, जितना वहां पे पंजाब के क्रशरों से दुगने रेट में माल आ रहा है। और जैसे हम मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, 4 जिलों के क्रशर बंद है पूरी तरह से। लेकिन माल जा रहा है बिलासपुर से, अगर माल जा रहा है तो वो दुगने रेट पे जा रहा है, क्योंकि एक जी तो जी। किराए में बढ़ोतरी हो जाती है दूरी से, और कहीं ना कहीं महंगा माल भी बेचा जा रहा है। तो लोगों को इतनी बड़ी परेशानी जो आई है, अब जो एक कमेटी है, सरकार का कहना है कि जी, कमेटी की सिफारिश पे हमने इनको बंद किया है। अब वो कमेटी इन दिनों दौरा कर रही है, आपके कुल्लू का दौरा उन्होंने कर लिया, और आजकल शायद मंडी में जी वो जी। कमेटी दौरा कर रही है, देख रही है। बाकी जगह भी जाएगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी, फिर कुछ होगा। लेकिन देरी होती जा रही है, क्योंकि समय लंबा होता जा रहा है, इससे तो नुकसान वही तो मुझे है। लगता है कि डॉक्टर जी। डॉक्टर राजीव जी, मुझे लगता है कि सरकार इसमें बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार को लोगों की कोई चिंता नहीं है और मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ सब जगह, अभी हम सब जगह देख रहे हैं कि कितने लोग कितने परेशान हैं। पिछले 3 तारीख को, इस महीने की 3 तारीख को कमेटी यहाँ से दौरा करके गई है, लेकिन उसके तुरंत बाद डिसीजन आना चाहिए, 2-4 दिन के अंदर पता लगना चाहिए कि नहीं नुकसान, अगर उसके कारण कोई नुकसान नहीं होता तो क्रैशर खोल देने चाहिए, ताकि सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट हो और लोगों को सुविधा भी मिल सके। और कांगड़ा, ऊना, सब जगह अगर बाहर से सप्लाई आ रही है तो पंजाब सरकार को उसका रेवेन्यू मिल रहा है, पंजाब को रोजगार मिल रहा है, हिमाचल को क्या है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जल्द इस पर गंभीर हो। आज पूरा मतलब पूरा आधा हिमाचल प्रदेश इस निर्णय के कारण बहुत दुखी है और जनता बहुत परेशान है और उस कारण इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जा रहा है। बहुत सारे लोग इस कारण बेरोजगार हो गए हैं, जो काम समय पे होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। जी जी अमित पठानिया जी, सरकार ने गेहूं के साथ गुण भी पिस दिया है। निर्णय ऐसा लिया, ब्लैंकेट बैन जैसा एक आदेश जारी हो जाता है और सारे क्रैशर बंद हो जाते हैं। 128 के 28 क्रैशर ब्यास के किनारे पे नहीं है। चंद क्रैशर ही हैं जो ब्यास के किनारे हैं, वो बाकी सारे उनके ट्रिब्यूटरी के आसपास हैं। लेकिन निर्णय ऐसा आया कि 2 माह से ये बंद है, और निर्माण कार्यों में दिक्कत सारे फेस कर रहे हैं इस समय। जिसका किसी का काम चला हुआ था वो वहीं पे अटक गया है। 4 लेन के काम हो रहे हैं, बाकी सड़कों के हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है, सरकारी ठेकेदार है, उनको भी बड़ी समस्या आ रही है, इन 4 जिलों में खासकर आ रही है, क्योंकि दूसरे जिलों से माल मंगाना पड़ रहा है, वो दुगने रेट में उनको पड़ रहा है, और आम जनता का भी यही हाल। जी देखिए, सबसे पहले आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे विधायक साहब अभी कह रहे थे कि बहुत समस्या आ रही है, अगर इन्होंने भी भाजपा सरकार में रहते हुए अगर ये क्रैशरों के ऊपर लगाम लगाए होते तो आज हमें आपदा के ऊपर ना गुजरना पड़ता, और ना ही साथ साथ में हमें ये जो जो आज हमारे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो नहीं लेना पड़ता। दूसरी बात, आपको मैं एक बात कह दूं कि 128 क्रैशर जैसे आपने कहा कि पूरे के पूरे ब्यास नदी के पास नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे जिला कांगड़ा से आता हूँ, जिस विधानसभा से मेरा संबंध है, उस विधानसभा में 2 बार, एक बार चक्की का पुल जो है रेलवे ब्रिज वो गिरा, दूसरा चक्की का ब्रिज जो मेन जोड़ता है पठानकोट और हिमाचल को जोड़ता है, वो वहां से पिलर उनका खिसका। वो किसके कारण खिसका? वो सिर्फ अनलीगल माइनिंग के कारण। क्योंकि क्या करते हैं क्रशर वाले, क्या करते हैं, जो क्रैशर जिनको उनको पट्टे अलॉट होते हैं, जहां उनकी माइनिंग करने की हद होती है, उस हद को वो छेड़ते नहीं है। वो हद को छेड़ते हैं जहां पे उनकी माइनिंग होती नहीं है। जैसे कि आपने कुल्लू में देखा, मनाली में देखा, जितने भी वो ब्यास नदी, वो अगर अपना चैनल तोड़ा है, आपने डैम, आपने पिछली बार भी मैं चर्चा में आपके साथ भाग ले रहा था कि पोंग डैम का भी जो बाढ़ का आने का जो फतेहपुर इंदौरा जो बेल्ट थी, अगर वहां बाढ़ गई है, वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वहां पे अनलीगल माइनिंग हुई थी। अनलीगल माइनिंग का कारण ही ये सारी चीजें व्यवस्था अव्यवस्था हुई है। अगर विधायक साहब ने उस समय
अगर ये जिम्मेवारी समझी होती और उस सरकार के जयराम ठाकुर जी ने और भाजपा सरकार ने वो जिम्मेवारी समझी होती, तो हर महीने अगर उनकी मॉनिटरिंग की जाती, तो आज वो ये जो हमने आपदा में जो नुकसान झेला है हिमाचल प्रदेश ने, वो नहीं झेलते। तीसरी बात, जो हाई पावर कमेटी जो गठित की गई है, इसीलिए गठित की गई है कि आप ये देखिए कि जो क्रशर जहां पे लगा है, क्या उसने वहां पे उसने अपनी हद में माइनिंग की है या हद से बाहर की है? अगर हद से बाहर की है तो उसको वहां पे बैरिकेड लगा के जो कुछ सिस्टम से जो भी वो हाई कमेटी जो अपना निर्णय रखेगी सरकार के आगे, वो सरकार उसको विचार विमर्श करने के बाद उन सारे के बाद वो खोल भी देगी। दूसरी बात डॉक्टर साहब, आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं एक जरूर बात बताना चाहूंगा। देखिए, एक क्रैशर आने के बाद, इंडस्ट्री आने के बाद, जो हमारे छोटे फार्मर थे, छोटे बेरोजगार लोग थे, जिन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली से जो मटेरियल लाते थे, वो बहुत सारे के सारे बेरोजगार हो गए। आप पिछले 1.5 महीने से मैं आपको अपने एरिया की बात खुद बताता हूँ कि वहां पे जितनी भी अब ट्रैक्टरों से जो रेत आ रहा है, बजरी आ रही है, तो वो काम चला हुआ है। पंचायतों, हमारी विधानसभा, मेरे भी विधानसभा में किसी भी पंचायत का लेकिन काम कोई रुका नहीं। है तो अवैध अवैध है ना वो, नहीं अवैध सर, तरीके से खनन हो रहा है ना। नहीं इस तरह सर, के बड़े फोटो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं नहीं कि डॉक्टर अवैध साहब, वो खनन तो 2 माह में इतना ज्यादा शुरू हो गया कि जितना साल भर चलता है, सरकार कोई भी आए नहीं इस नहीं पे डॉक्टर नियंत्रण साहब, कोई आप सरकार डॉक्टर नहीं कर साहब, पाती। आपको मैं इसको इसमें करेक्शन दे देता हूँ कि ये जी। ट्रैक्टर जो वाले जो है, वो आज से नहीं, वो जब से रेत बजरी का यूज होता है, पत्थर का यूज होता है, वो करते हैं। परंतु वो डंप ही करके रखते हैं। जैसे बरसात आती तो बरसात के महीने में 2 महीने वो बंद कर देते थे, और वो अपने जेसीबी के साथ नहीं खुदाई करते थे, वो अपने हाथों से, जो उनको अपने बेलचे से, जो उनके जो भी अपने औजारों से वो मटेरियल को रखते थे, वो उसी तरीके से अपने काम को करते थे। आज आज क्रैशर का अनलीगल माइनिंग का जो आप रूप देते हैं, जब बात रखते हैं, कहीं ना कहीं क्रैशर वालों की जो एम फार्म के ऊपर जो घपलेबाजी करते थे, जो टैक्स चोरी करते थे, वो कहीं ना कहीं सारी सरकार के ध्यान में चीजें हैं। और सरकार जो है आपके सामने 1-2 दिन में, 3-4 दिन में आपको अच्छा डिसीजन देगी। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि देखिए, आपको कुछ चीजों पे कष्टी तो झेलनी पड़ेगी, अगर आपने लॉन्ग टाइम, अगर आपने उस चीज को फायदे में लेके जाना। अगर यही सरकार, पिछली सरकार ने अगर ये चीजें कर दी होती, अगर उनकी मॉनिटरिंग की होती, उनकी बाड़बंदी की होती, उनकी निशानदेही कार्रवाई होती और उनके ऊपर चेक बैलेंस रखा होता, तो आज आपके ये सारी चीजें होनी नहीं थी। जो सारी चीजें आज हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो जो पुरानी सरकारें नहीं है, पूर्व में सरकारें नहीं है, उनकी वजह से रहा है। आज इतना आपदा हमने हिमाचल प्रदेश को झेला है, तो क्यों आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर निर्णय लिया है, ठोस निर्णय लिया है, बेशक हमें थोड़ा कष्ट हो रहा है, परंतु आने वाले दिनों में उस चीज को बहुत अच्छा निर्णय में आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। अमित जी, जरूरत तब होती है, मान लीजिए कि मेरे घर के रास्ते का डंगा गिर गया और मुझे उसको तुरंत ठीक करवाना है, लेकिन मुझे ना बजरी मिल पा रही है ना रेत मिल पा रहा है, और जो मेरा काम कुछ चंद पैसों में होना है उसके लिए इतनी डिमांड की जा रही है, तो मैं कब तक अपने घर नहीं जा पाऊंगा, अपनी गाड़ी नहीं ले जा पाऊंगा। इसी तरह से किसी का घर बनना है, पुराना घर उसने गिरा दिया है, नए घर में कुछ डेवलपमेंट होनी है, मरम्मत होनी है, या उसका कोई एडिशनल होना है, वो लोग सफर कर रहे हैं। क्योंकि एक तो देखिए सीमेंट कंपनियां भी बेकाबू हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है माइनिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो उद्योग विभाग के अंदर आता है, आज तक कोई भी सरकार इस पे नकेल नहीं कस पाई है। 15 रुपए सितंबर और अक्टूबर के अभी कुछ चंद दिन हुए हैं, 15 रुपए के दाम पर बोरी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, 445 से 485 रुपए तक की बोरी हो गई है सीमेंट की। ऊपर से अगर रेत जो 10,000 का टिप्पर था वो 20,000 का आदमी खरीदेगा, तो उसका क्या होगा? सवाल ये है। कहीं ना कहीं जब ये चीजें बंद की गई तो डिपार्टमेंट को एक अलर्ट किया जाता कि अगर वो पड़ोसी जिलों के क्रशर से माल मंगा रहे हो, कि एक रेट निर्धारित कर दिया जाए और उसपे चेक भी किया जाए उसको। क्योंकि लूट खसूट बहुत हो रही है 2 महीने में इतनी, और इलीगल माइनिंग इसकी आड़ में बहुत ज्यादा पनपी है। और इन्हीं क्रशर वालों ने भंडारण करके, जबकि भंडार नहीं कर सकते हैं ये, बहुत माल रखा हुआ है इधर उधर, जैसे किसी की जमीन किराए पे ले ली, उस पे वहां से माल मैं इतना महंगा बेचा जा रहा है। सवाल ये है, मैं डॉक्टर सरकार साहब कहीं ना कहीं मैं इससे डॉक्टर गिर रही है। मैं डॉक्टर जी। साहब वही तो कह रहा हूँ आपको कि कुछ निर्णयों पे सरकार अगर ले रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कष्ट जरूर हो रहा है, पर आने वाले समय में बहुत ज्यादा अच्छे उसमें हमें निर्णय देखने को मिलेंगे। पहली बात, आपको जो आपने बात रखी, हमारी सरकार ने आते ही सीमेंट कंपनियों के ऊपर नकेल कसने की बात रखी थी, तो भाजपा के ही पदाधिकारियों ने और विधायकों ने और विपक्ष के नेता ने धरना देने पे बात आ गई,
हिमाचल के ऊपर अत्याचार की बात है, क्या हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट बन रहा है क्या हिमाचलियों के लिए सस्ता नहीं होना चाहिए? क्या आप उसके पक्षधर नहीं है? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर नकेल कसने की बात रखी थी तो आप उनके साथ देते कि हाँ आपने सीएम साहब आपने जो बात रखी है हम उसका समर्थन करते हैं, हम आपके साथ हैं। आज ये चिल्लाने लग पड़े कि 10 रुपए बढ़ गया, 15 रुपए बढ़ गया, तो आप साथ चलिए ना। मैं आज भी कह रहा हूँ कि माननीय शौरी साहब से, भाई से निवेदन करता हूँ इनके आपके चैनल के द्वारा कि आप आइए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहिए कि हम आपके साथ हैं। आप माइनिंग के ऊपर जो स्टिक से स्टिक पॉलिसी ला सकते हो वो लाइए, और जो ये आपके एसीसी वाले सीमेंट कंपनी वाले जितने भी हैं इनके ऊपर भी कोई नकेल कसने की बात रखिए, हम आपका स्वागत करते हैं। परंतु वो बात रखेंगे नहीं, क्योंकि जैसे सीएम साहब कुछ अगर वो प्रदेश के हित के लिए बात रखेंगे, ये उल्टा चोर कोतवाल को डालने के लिए बात कर देंगे कि नहीं आपने महंगा कर दिया, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। ऐसी बातें आपको सिर्फ 2 दिन के लिए अच्छी लगती हैं, परंतु अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको जाना है, अगर प्रदेश को इसको लंबे रूप में देखना है और उसका सौंदर्यकरण को देखना है, तो आपको ठोस निर्णय तो लेने पड़ेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते सीमेंट कंपनियों के ऊपर नकेल कसने की बात रखी थी, और अगर मैं उसमें दो राय नहीं है, अगर सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बनता है तो हिमाचल के लोगों को सीमेंट रेट जो है वो उसी रेट में मिलना चाहिए जिससे सरकारी रेट में मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर क्रशर इंडस्ट्री अगर बहुत हैवी है, अगर उनकी नेटवर्किंग चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में कहीं भी हो, उनके ऊपर स्टिक से स्टिक अगर वो कार्रवाई होनी चाहिए और स्टिक से स्टिक रूल भी फॉलो होनी चाहिए। क्योंकि बार बार ये बातें आती हैं कि जब माइनिंग आती है, माइनिंग होती है तो बहुत से नुकसान होते हैं। आप मंड का एरिया देखिए डॉक्टर साहब, आप विजिट करिए वहां पे जाके, फतेहपुर के लोगों को जिनके घर चले गए, क्यों? क्योंकि माइनिंग अनलीगल हुई वहां पे। आप वहां जाके देखिए 5 आप जेसीबी लगा के माइनिंग कभी नहीं कर सकते, और माइनिंग अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाके 50-50 मीटर उन्होंने माइनिंग की हुई है। तो इसका चेक बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि बस ये यही चिंता, यही है चिंता, यही है सबकी चिंता, यही है। अगर ये डॉक्टर साहब अगर ये चीजें अगर पिछली सरकार ने 5 साल रहते हुए कुछ नहीं, इसमें देखिए अमित जी, इसमें कांग्रेस की सरकारें भी रही, भाजपा की भी रही, सब फेल हुई हैं इसमें। मैं पिछली सरकारों में बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल इलीगल माइनिंग पे किसी भी सरकार ने, इसलिए एनजीटी को इसमें दखल देना पड़ा। हाई कोर्ट बार बार दखल देता है जब कोई मामला उनके संज्ञान में आता है, सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। चलिए मैं चांदना जी के पास जाऊंगा, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। चांदना जी, क्रैशर बंद हुए, निर्माण सामग्री की किल्लत हुई, ठीक है, लेकिन इनको खोला जाना है नहीं खोला जाना है, ये निर्णय कमेटी की रिपोर्ट पे ही होगा। परंतु जो पड़ोसी राज्यों के क्रैशर से सामग्री आ रही है, वहीं यही क्रैशर वालों ने जो डंप कर रखे हैं या और लोगों ने कर रखे हैं, इलीगल माइनिंग इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गई 2 माह में, और लोगों को दुगने दाम में रेत बजरी पत्थर खरीदना पड़ रहा है। जी चांदना जी। नमस्कार सभी साथियों को। ये जो क्रशर इंडस्ट्री है हमारे हिमाचल की, ये देखो मेरे सामने इस टाइम भाजपा के सीनियर लीडर बल्कि एमएलए साहब बैठे हैं और कांग्रेस के भी सीनियर लीडर बैठे हैं। ये आप भी मानेंगे कि ये हमारे प्रदेश के हित के लिए राजनीति नहीं हो रही। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर हमारे हिमाचल की इकोलॉजी खराब करने में स्टोन क्रशर का बहुत बड़ा हाथ है, इलीगल माइनिंग का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें करप्शन बहुत होती है। बावजूद भी जो आपने एम फॉर्म वाला बताया, ये जो आपने बताया कि होता 4 का मिलता 1 है, फिर जो ओवरलोडिंग करते हैं, देखो ये चूना तो गवर्नमेंट को ही लगता है ना, पर किसके थ्रू लगता है? गवर्नमेंट को सीधी सी बात है, रॉयल्टी नहीं मिलती, और ऊपर से जो कोई बीच में कोई पैसे भी तो खाता होगा ना। अगर 3 टन माल फालतू ले जा रहा है तो बीच में कोई पैसा खाने वाला अफसर भी तो मौजूद होगा ना। तो ये सब बढ़ावा दे रहे हैं भ्रष्टाचार को, करप्शन को। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग सब चीजों से ऊपर उठ के सोचिए और प्रदेश हित के लिए सोचिए। और आप देखिए 128 बंद है, इनमें से 70-80 खुल सकते हैं। मैंने पूरा रिसर्च किया है, 70-80 ऐसे हैं जो ट्रिब्यूटरीज पे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था, पर यह कि चलो गवर्नमेंट उस टाइम पैनिक में थी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। बट अब गवर्नमेंट को स्टेप वाइज जैसे रिपोर्ट आती है तो उनको खोल देना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता, क्योंकि देखो लोगों के मकान गिर गए, डंगे गिर गए, सरकार के खुद के काम रुके हुए हैं, एनएच का काम रुका हुआ है, तो देखो बिल्डिंग मटेरियल तो सबको चाहिए। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अब जल्द से जल्द और सर्दी आने से पहले ये काम हो जाए। जी जी, शौरी जी, अपने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने एक बड़ा आरोप परसों चौथ भी लगाया है, जो सारे काम ठप पड़ गए हैं, सरकारी काम भी ठप है, रेत बजरी, क्योंकि कुल्लू मंडी का उन्होंने जिक्र किया 2 जिलों का, कि पूरी तरह ठप है।
क्योंकि आसपास भी कोई ऐसा जिला नहीं है कि वहां से सामान आ सके पूरे जिले को। कुछ एरियो में तो आ रहा है जो बॉर्डर पे है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार चाहती नहीं है कि विकास कार्य हो, इसलिए उन्होंने बंद कर दिए हैं कि पूरी तरह बंद हो जाए, क्योंकि सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो कुछ चाहती है। ये एक बड़ा आरोप लगाया आपकी पार्टी ने। जी शौरी जी। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल ठीक कहा है। नेता प्रतिपक्ष जब कुल्लू में उन्होंने विजिट किया, मंडी में किया, सब जगह गए, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को देखना चाहिए कि कुल्लू मंडी के लोगों को तो कहीं सुविधा भी नहीं है, कहाँ से लाएं, आखिर करें क्या? ऐसी स्थिति में तो काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं से आ भी नहीं सकता है। हम रेत बजरी कहीं से ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बॉर्डर एरिया में हमारा इलाका नहीं है। तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल ठीक आरोप लगाया है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर एक्शन लें, क्योंकि 2 महीने का समय बहुत होता है। 3 तारीख को कमेटी यहाँ से चले गई, उसका 1-2 दिन के बाद डिसीजन आना चाहिए था कि इन क्रैशों को हम खोल रहे हैं, इन क्रैशों इन क्रैशों को मान्यता दी जाती है। बहुत सारे क्रैश ऐसे हैं जो ट्रिब्यूटरी पे आते हैं और जिनका कोई ब्यास नदी से कोई लेना देना नहीं है, जो नदी से उनका कोई आपदा से उनका कोई संबंध नहीं है, उनकी अपनी पर्सनल लीज है और पर्सनल उन्होंने सरकार से अप्रूव्ड लैंड ली है, तो वहां पर वो कर रहे हैं। और जिनके पास अभी मैं देख रहा हूँ कि भंडारण बहुत ज्यादा है, 4 लाइन का भंडारण भी कई क्रैशरों के पास बहुत ज्यादा है, वो क्रैशर भी बिना मतलब के बंद कर दिए गए। सरकार को चाहिए था कि इससे पहले ठीक से सोचते और ठीक से विचार करते कि आखिर कौन से क्रैशर बंद करने हैं, या माइनिंग विभाग को इतना सक्रिय करते कि भाई जिन क्रैशरों का सीधा प्रभाव ब्यास नदी से है या ट्रिब्यूटरी से है, उनको सिर्फ बंद करते। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी सरकार की अपनी कैबिनेट इस पर बिल्कुल क्या बोलते हैं, गंभीर ना होने के साथ उनकी एक राय इसमें नहीं है कि भाई आखिर करना क्या है। कोई मंत्री कभी कोई स्टेटमेंट देता है, कोई मंत्री कभी कोई स्टेटमेंट देता है, ये हमने सब देखा है। आखिर कि भाई जैसे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण दूं कि जो हमारा लारजी का एक हमारा पुल टूट गया, पुल बह गया। अगर लारजी का जो रेजरवायर है उसके अंदर रेत को सही समय पे बाहर निकाला होता, उसका टेंडर किया होता, तो शायद वो पुल ना गिरता, क्योंकि वहां पर बहुत सारा रेत है, रेत अभी भी पड़ा हुआ है। और हमने ये देखा कि जैसे ही इतनी बड़ी बाढ़ आई तो सारा जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को जिस रेत की रॉयल्टी मिलनी थी वो सारा पंजाब को चला गया, और उनके तो पंजाब वालों के तो मुफ्त में सारा माल आ गया। लेकिन हमें चाहिए कि अगर प्रदेश को अब आने वाले समय में जैसे ही प्रदेश को अगर रॉयल्टी बढ़ानी है, प्रदेश की इनकम बढ़ानी है, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको लीज करना चाहिए। कई जगह जरूरत है नदी के किनारों को ठीक करने की। सर मैं कांग्रेस के हमारे बैठे हैं, जी पठानिया जी बैठे हैं, तो मैं एक सरकार से मेरा एक सवाल है कि जो रिवर बेड, जो जैसे गडकरी जी आए थे पीछे तो एक ये मुद्दा भी उठा था कि रिवर बेड बहुत ऊपर चला गया, जिसकी वजह से पानी बहुत जल्दी से ऊपर आ जाता है और नुकसान पहुंचाता है। तो रिवर बेड को साफ करने के लिए सरकार कोई विचार कर रही हो या कोई नीति ला रही हो या किसी कैबिनेट में कुछ लिया गया हो, तो प्लीज हमें जानकारी दें। जी पठानिया जी, सवाल ये है कि गडकरी जी ने कहा था कि जो ब्यास में उसके किनारों पे तो अवैध खनन के चलते किनारे तो नीचे चले गए, लेकिन बीच का जो एरिया उस पे रेत बजरी पत्थर इतना आ गया कि एकदम से बाढ़ का रूप वो ले लेते हैं। तो वहीं पे एक सरकार ने भी एक समस्या जताई थी कि एनएचआई ने हालांकि एक लेटर भी लिखा है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को कि इस माल को निकाला जाए जितना भी है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि पर्यावरण मंजूरियां नहीं मिल रही हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे। देखिए डॉक्टर साहब, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए डॉक्टर साहब, आप हिमाचल को भली भांति से जानते हैं, और जो रिवर बेड की नितिन गडकरी जी ने बात रखी थी, वो नितिन जी ने इसलिए क्योंकि वहां पे मौके पे गए, और जो क्रैशर वालों ने उनकी साइड की जो अपनी बॉर्डर को छोड़ के, देखो वो जहां उनका क्रैशर का मटेरियल उठाना वहां उठाते हुए साइड में जैसे गए, वहां पे जिन अनलीगल माइनिंग हुई, तो उसकी वजह से जो बाढ़ का रूप जो है धारण हुआ। दूसरी बात जो आपने कही कि रिवर बेड के अंदर जो सेंटर पॉइंट में जो मटेरियल है, चाहे वो रेत है, बजरी है, पत्थर है, उसको उठाने के लिए कि आप सरकार की क्या नीति है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत इसमें गंभीर हैं, और उन्होंने ही निर्णय लिया है हिमाचल के हितों के लिए कि आने वाले समय में ऐसी कोई हिमाचल जो है ऐसी विपदा को फेस ना करे। इसलिए आपको आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में आपको सुखद और अच्छे निर्णय आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वो सारी की सारी जो सिस्टम को, जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है, जैसे विधायक जी कह रहे थे कि
कुल्लू में, मनाली में हमें और मंडी में बहुत दिक्कत है। तो जब आप पिछली बार भी विधायक थे तो आपने विधानसभा में सवाल करना चाहिए था कि जो अनलीगल माइनिंग हमारे क्रशर वाले कर रहे हैं कि कल को ये हमारे नुकसान तो नहीं करेंगे। वो तो उन्होंने किया। अब जैसे भाई साहब ने, राजेश डॉक्टर साहब ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस जो है यहाँ पे अपने अपने स्वार्थ के लिए बात कर रही है। देखिए, स्वार्थ जिसका होता है जिसने कुछ यहाँ से लेना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक अपने निर्भर कैसे बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, हिमाचल को चाहे सीमेंट हो चाहे रेत बजरी हो, उसके ऊपर नकेल कैसी कसी जाए, वो सारी सारी उनके जहन में बातें हैं और उनके पॉइंट बातें हैं। और आने वाले समय में आपको अच्छे निर्णय मिलेंगे, ये मैं आपसे अपनी सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से आपसे वो करता हूँ। जी अमित जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि आर्थिक तौर पे प्रदेश कैसे खुशहाल हो, लेकिन जिस तरह से क्रैशर वाले रॉयल्टी जमा ना करा के माइनिंग लीज ली है, 10 मिलियन टन की माल निकाला जा रहा है, वहां से 100 मिलियन टन, ये हालत हो रही है। एम फार्म का खेल है। एम फार्म क्योंकि विभाग तो उनको उतने देगा जितनी उनकी कैपेसिटी है, लेकिन वो माल इतना निकाल लेते हैं। चूना सरकार को बड़े लेवल पे लग रहा है। कहीं भी जैसे जो नदी से थोड़ी सी दूर पे है, ठीक है, ये एक निर्णय सरकार का, ये भी ठीक है। नदी से आज की डेट में भी जो थोड़ी दूरी पे बैठा है, वो आधा माल तो नदी से वो लीगल तौर पे उठा लेता है और पीस देता है अपने क्रशर में लाके। क्योंकि ना फेंसिंग की जा रही, 4 फेंसिंग होनी चाहिए उनके एरिया की, जितना उनको माइनिंग दिया गया प्रॉपर वो भी नहीं है मैक्सिमम क्रशर की। सीसीटीवी कैमरे एक कंपलसरी किए गए थे एक हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, अधिकतर क्रशर वालों ने वो नहीं लगाए हैं, जिनके हैं भी वो बोलते हैं सिग्नल नहीं चलते हैं। तो ये हाल है। माइनिंग डिपार्टमेंट तो अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं रहा है शुरू से। हर सरकार के साथ यही खेल हो रहा है। जी देखिए, डिपार्टमेंट अगर अपनी भूमिका निभाता और अच्छे जैसे हाईकोर्ट के निर्णयों को भी इम्प्लीमेंटेशन करता तो आज ये परिस्थितियां नहीं होती। जैसे आपने एम फार्म की बात कह रही थी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात रखी आपने। क्या होता था कि एम फार्म तो 1 मिलता था, जब 2 मिलते थे तो 10 मिलते थे। वो एम फार्म की आड़ में इतना सरकार को चूना लगाते थे, इतने सरकार को टैक्स में उनको और रेत मनमानी करते थे कि सारा का सारा जो है ये परिस्थितियां जो बनी है। आज मैं वही कह रहा हूँ बार बार आके कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में सारी चीजें हैं। क्या है कि क्रशर लॉबी हमेशा हैवी क्यों रहती है, क्योंकि उनको पैसा इतना आ जाता है जो उनकी पत्थर का बॉर्डर पैसा एरिया, है। हाँ मतलब वो बॉर्डर एरिया जो उनका जो एरिया रहता है, बॉर्डर रहता है, वो उस बॉर्डर को नहीं छेड़ते अपने एरिया को, वो बॉर्डर से बाहर क्रॉस करके जाके छेड़ते हैं कि भाई हम अपना तो छेड़ नहीं रहे हैं। वो अपने आप को साफ दिखाते रहेंगे, पर जो नुकसान जो किया है वो सारा का सारा वो हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बड़े साफ शब्दों में मीटिंग में, कल परसों जब सचिवों की मीटिंग हुई तो मेरे को किसी एक सीनियर आईएएस अफसर ने कहा कि सीएम साहब ने तो एक बात बड़े साफ स्पष्ट में कही है कि इस बार जब भी क्रशर खुलेंगे सबसे पहले उनकी निशानदेही होगी कि उनकी हद कहाँ तक है। उस हद को उनको बॉर्डर की मतलब उसको लाइन लगाया जाएगा, वहां पे माइनिंग अफसर को और पुलिस प्रशासन को साथ में मिला के उनकी निगरानी के लिए 2 टाइम के लिए रखे जाएंगे। सारी व्यवस्था जो है वो आज मैं वही कर रहा हूँ ना कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सरकार में अभी ठोस निर्णय जो सरकार ने लिए हैं वो आने वाले दिनों में इस प्रदेश को फायदे में लेके आएंगे। ये मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप कुछ देखो कुछ निर्णयों के ऊपर आपको अगर स्टिकनेस नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो हम आज डिबेट कर रहे हैं जो आपके माध्यम से बेसिकली ना, ये जो हमारा तंत्र है, माइनिंग डिपार्टमेंट है चाहे और लोग हैं, वो मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का अपना हल्का है, ब्यास नदी वहां से निकलती है, मैं बता रहा हूँ आपको, आंखों देखे हाल है। वहां क्रैशर जो भी ब्यास नदी के ट्रिब्यूटरी या पीछे लगे हैं, अपनी उन्होंने पर्सनल लैंड पे लीज ले रखी है, लेकिन माल सारा कहाँ से निकल रहा है? जो जिसके रोज के 10 टिप्पर निकलने चाहिए, 50 टिप्पर निकलने चाहिए, वो 10 की बजाय 100 टिप्पर निकाल रहा है। जिसके 50 निकलने चाहिए वो 500 टिप्पर निकाल रहा है। ये मुख्यमंत्री की जी की कंस्टिट्यूएंसी और साथ लगती ज्वालामुखी देहरा विधानसभा क्षेत्र का ये हाल है। मैं आपको डॉक्टर साहब उसमें क्योंकि क्लियर कर देता तंत्र हूँ। मिला हुआ है, सबसे पहले भ्रष्ट तंत्र पे प्रहार करना पड़ेगा। देखिए आपने सीएम इसी को तो व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। ये करके दिखाएं सीएम साहब, तब बनेगी बात। आपने एक बात डॉक्टर साहब ने विधानसभा में उनकी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि जितने भी बॉर्डर एरिया में चाहे माइनिंग अफसर हो, चाहे आपके एक्साइज के हो, चाहे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे कोई भी विभाग के हो, सबको बदला जाएगा।
वो इतना बड़ा तंत्र है, आप सोच नहीं सकते डॉक्टर साहब कि किसी को पर्सन को उठाओ, आप चाहे पुलिस प्रशासन के एक पर्सन को उठा दो, वो आगे पीछे यहाँ वहां से दाम जाम करके फिर वहीं जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो वहां पे सेट हो चुका है। वो सीएम साहब लेकिन उनका वो निर्णय भी अभी तक आंशिक रूप से इम्प्लीमेंट हुआ। सिर्फ एक तो कुछ लोग एक्साइज के छेड़े गए हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स चाहे वो औद्योगिक क्षेत्रों में लोग डटे हुए हैं, चाहे बॉर्डर एरिया में डटे हुए हैं, चाहे बहुत अच्छे जिलों में डटे हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। वो भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। आर्थिक आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे निर्णय दिखेंगे और ये 10-15 दिन में आपको क्रशरों के ऊपर बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। जी, चलिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी, ये आपसे वादा करते हैं। जी जी, चलिए चर्चा को सरकार का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर ये खुल जाते हैं और निष्पक्ष होकर अगर सरकार इन क्रशर्स को खोलती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जी, चलिए मतलब इसमें राजनीति नहीं चलनी चाहिए। जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जो क्रशर लॉबी है कहीं ना कहीं वो प्रभावशाली है। क्रशर कुछ जगह बंद हुए हैं, लेकिन वो निर्णय ऐसा है कि जो ट्रिब्यूटरी पे भी नहीं है वो भी बंद हो गए। उसके कारण जो निर्माण सामग्री है उसकी बहुत किल्लत लोगों को, और सरकारी जो निर्माण कार्य चले हैं 4 लेन के चले हैं उन सबको झेलनी पड़ रही है, खासकर 4-5 जिलों में। तो उसका अब निदान होने वाला है। कमेटी अब लगातार दौरे कर रही है, कुछ दिनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। उसके बाद कड़े निर्णय होंगे, जैसा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमित जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं कि क्रशर जो अवैध खनन कर रहे हैं उन पे लगाम कसी जाएगी अब, और अनसाइंटिफिक खनन और अवैध खनन नहीं होगा, क्योंकि उनकी बाउंड्री, चारदीवारी, कैमरे और वहां पे स्टाफ तैनात होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि अवैध खनन प्रदेश में एक लंबी समस्या है। कोई भी सरकार इसका हल नहीं कर पाई है, क्योंकि पूरा तंत्र इनके साथ मिला हुआ होता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। तो आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।